शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की ओर से उनके आवास पर इफ्तार पार्टी दी गई और फिर शनिवार को जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा कई नेता शामिल हुए। वहीं आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इधर बीजेपी ने इफ्तार के आयोजन पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सीएम नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं देते। हालांकि सीएम की इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेताओं को भी न्योता दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया और सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो शनिवार को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जाती है, जिस इफ्तार पार्टी में बीजेपी को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करती और इसी वजह से ऐसे आयोजन में वो शामिल नहीं हो रही है। आज आरजेडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी आपको एक बार फिर से नजर आएगी। तो जिस सियासी इफ्तार का मौसम इन दिनों चल रहा है उसे समझना जरूरी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जाती है, वहीं शनिवार को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी है। अगले सप्ताह जीतन राम मांझी इफ्तार पार्टी देने वाले हैं और इफ्तार मुस्लिमों के करीब जाने का जरिया है और इफ्तार पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने के जरिए के तौर पर भी इस वक्त नजर आता है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक चुनावों में निर्णायक हैं। परंपरागत रूप से मुसलमान कांग्रेस के करीब रहे हैं और बाद में आरजेडी ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया। आरजेडी का MY समीकरण काफी हिट रहा है। मुस्लिम वोट बैंक का फायदा जेडीयू को भी मिला है और इसीलिए इस तरह के इफ्तार पार्टी के आयोजन लगातार पार्टियों की तरफ से होते रहे। सीएम नीतीश सद्भाव पर जोर देते हैं, बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। वहीं अगर इस तरह के आयोजनों और इफ्तार पार्टी के दौर की बात करें तो ये दौर अभी लंबा चलने वाला है। सिर्फ आज ही इफ्तार पार्टी नहीं होगी, इसके आगे भी यानी कि आने वाले हफ्तों में भी जीतन राम मांझी जो कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इसी इफ्तार के बहाने सियासी तौर पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की और 2024 और 25 के लिहाज से ये इफ्तार पार्टी जो है कई मायने में बेहद खास हो जाती है। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा और सासाराम हिंसा के दौरान इफ्तार पार्टी के आयोजन को पीड़ितों के गले पर नमक छिड़कने के जैसा बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो चुका और मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिल रहा है और पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी है। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने के जैसा ना हो जाए। और ऐसे में इस खबर के माने समझिए कुशवाहा ने इफ्तार पर क्यों अपनी आपत्ति जताई है, ये जानना बहुत जरूरी है। नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक दंगे हुए, 2 लोगों के दौरान जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, कई घर, दुकानें और वाहन जला दिए गए और ऐसे में इफ्तार मनाने से लोग दुखी हो सकते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। कुशवाहा महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं और वो पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कना इसे बता रहे हैं। कुशवाहा ने खुद इफ्तार के आयोजन से इनकार किया। मुसीबत के वक्त इफ्तार मनाना अच्छा नहीं लगा और कुशवाहा ने सरकार की संवेदनहीनता भी इसे बताया कि सरकार संवेदनहीन नजर आती है, क्योंकि इस वजह से हो सकता है कि लोगों के दुखों पर यह नमक के जैसा होने लगे और इस वजह से उन तक मदद पहुंचनी ज्यादा जरूरी है, न कि ऐसे आयोजनों के तौर पर ऐसे समारोहों की जरूरत आपको लगती हो।
तो पीड़ितों के जले पर नमक नहीं छिड़किए, उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है। लगातार जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया रहा है, मेरी समझ से सासाराम का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही साथ बिहार शरीफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जगहों पर जहां पर हिंसा हुई और उस हिंसा में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों के घर जल गए, लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ, किसी का घर बार छिन गया। ऐसे में उनके लिए इस तरह के आयोजन जो हैं वो जले पर नमक के छिड़कने के जैसा है। रिश्तेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं, जख्म पर मरहम की जरूरत है। बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है आरजेडी। अखिलेश यादव ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को आगे करे कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही होंगे उसके नेता। शरद पवार ने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को बताया गैर जरूरी। जब विपक्षी दलों में है इतने मतभेद, तो कैसे होगी विपक्षी एकता? विपक्षी एकता के लिए नीतीश के पास क्या है फॉर्मूला? तो जितने मुंह उतनी बातें, देश में विपक्ष का यही हाल है। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है और एसपी नेता अखिलेश यादव कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को आगे करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के सिवा कोई और कबूल नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं जैसे जनहित के मुद्दे कई हैं, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उलझकर बीजेपी की टाइटैनिक को डुबोने के सपने देख रहा है। जिस अदानी को लेकर विपक्ष ने संसद के पूरे बजट सत्र को ही स्वाहा कर दिया, उस अदानी के मुद्दे को एनसीपी नेता शरद पवार ने खारिज कर दिया। इस मसले पर जेपीसी की मांग को भी उन्होंने गैर जरूरी बता दिया। अति महत्वाकांक्षा में फंसा एक होने के बजाय अपनी अपनी गोटी ही फिट करने में ये सभी व्यस्त नजर आ रहे हैं। विपक्ष की इसी हालत को देखकर किसी ने खूब कहा है कि विपक्ष को एकजुट करना मेंढक को तौलने के बराबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भाषा में बात करें तो विपक्षी एकता पक्षी एकता जैसी है, जहां सबकी अपनी अपनी दिशा है और सब अपने अपने राग भी अलाप रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार के पास आखिर क्या है फॉर्मूला? आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपाट। जिस विपक्षी एकता की तैयारी महीनों पहले शुरू हुई थी, वो विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव से पहले बिखरी हुई नजर आ रही है। केसीआर का अभियान थमता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की कोशिश धूमिल पड़ती दिख रही है। केजरीवाल अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट की जिद पर अड़ा है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा था कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हों, वहां उसे ड्राइविंग सीट मिले। एसपी नेता अखिलेश यादव कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को आगे करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दलों में व्यापक मतभेद है और ऐसे में बिखरा हुआ विपक्ष जिस तरह से विपक्षी एकता की बात कह रहा है या कर रहा है, वो हास्यास्पद लगता है। जिस तरह से शरद पवार ने अदानी मुद्दे पर विपक्षी एकता की हवा निकाल दी और इस पर जेपीसी की मांग को गैर जरूरी बता दिया, उस पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि विपक्षी एकता के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास आखिर कौन सा फॉर्मूला है। जब विपक्ष में इतने मतभेद हों, तो विपक्ष कैसे एक होगा और कैसे विपक्षी एकता अस्तित्व में आएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त।
तो विपक्षी दलों में व्यापक मतभेद है और हर आने वाले दिन के साथ नए नए मतभेद भी सामने आते जा रहे हैं। आरजेडी बिहार में ड्राइविंग सीट चाहता है। तेजस्वी यादव इस पर बड़ा बयान दे चुके हैं। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत, वहां उसे ड्राइविंग सीट मिल जाए, यानी कि बिहार में आरजेडी को अगुवाई मिले। इसी तरह की बात यूपी में एसपी नेता अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों को आगे किया जाए, और ये करेगा कौन? तो कांग्रेस के जिम्मे ये बात रखी जा रही है। क्षेत्रीय दलों को नेतृत्व का मौका दिया जाए, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को न रोके। अखिलेश यादव के बयान का अर्थ समझिए कि अखिलेश कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल बेहतर विकल्प दे सकते हैं, तो क्षेत्रीय दल बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। अखिलेश और तेजस्वी की मांगे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो राहुल गांधी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है। कांग्रेस का यह कहना है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही उनके एकमात्र नेता होंगे। राहुल गांधी पर कांग्रेस किसी तरह का कोई समझौता किसी से नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग की है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और अदानी मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अदानी मुद्दे पर विरोध का नेतृत्व राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जिसे लेकर यात्रा जब निकाली गई तो उसकी खूब चर्चाएं हुई। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की, लेकिन शरद पवार ने अदानी मुद्दे को गैर जरूरी बता दिया है। अदानी पर जेपीसी की मांग को बेमतलब उन्होंने बताया। अदानी मुद्दे को सियासी मुद्दा उनकी तरफ से करार दिया जाता है और जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप भी विपक्ष पर लगा दिया गया। अदानी के योगदान के आकलन की नसीहत दी गई। विपक्ष में इतने मतभेद हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। और सवाल यहीं से उठता है, यहीं से ये सवाल पैदा होते हैं कि नीतीश कुमार के पास आखिर विपक्षी एकता के लिए फॉर्मूला क्या है। विपक्षी एकता के लिए नीतीश के पास जिस फॉर्मूले के तहत वो सबको जोड़ेंगे, वो फॉर्मूला कितना कारगर होता है। नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि जरूर है, भ्रष्टाचार रहित बेदाग छवि उनकी एक बड़ी पहचान है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में है। नीतीश जो इन सभी विपक्ष के चेहरों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, उनकी मजबूती क्या है वो आपके सामने इस वक्त। लेकिन मतभेद किन विषयों पर और कितने हैं वो भी आप जान रहे हैं। बिहारी नहीं, पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश की पहचान है। नीतीश के पास अपना लंबा सियासी अनुभव है और इसी अनुभव के तहत वो सबको साथ लाना चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना नहीं चाहता है। जातीय समीकरण में भी नीतीश फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी बड़ी ताकत है। सामाजिक न्याय के साथ विकास उनकी ताकत है और बिहार की बेहतर छवि नीतीश की पहचान है। नीतीश कुमार की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि अपनी छवि की बदौलत नीतीश कुमार क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, या नीतीश कुमार को किसी और फॉर्मूले का इजाद करना होगा। शरद पवार के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी जहां विरोधियों पर निशाना साध रही है, वहीं आरजेडी और जेडीयू का यह दावा है कि विपक्षी एकता से बीजेपी घबरा चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट सौंपने की बात कहकर सियासत को और सुलगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े दल ही नेतृत्व क्षमता का मादा रखते हैं और नियत विहीन विपक्ष आज मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। सब अवसरवादियों का पूरा कुनबा देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। सब चाह रहे हैं कि मैं नेता बन जाऊं, सब चाह रहे हैं कि मैं सत्ता में बैठ जाऊं। आज बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता समय की मांग है और बिहार ने जो राह दिखाया है, आज पूरा देश देख रहा है। बिहार तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में हैं। तो तमाम विपक्षी पार्टियां 24 के चुनाव को लेकर एकजुट हो रही है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इस बात को साफ किया है कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे देश के स्तर पर
सभी विपक्षी दल एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, मुद्दों पर आधारित होकर चुनाव लड़ा जाए। और ये तो इनके अनुभव का लाभ तो विपक्ष उठाएगी ही। और जहां तक रही बात कि नेतृत्व कौन करेगा, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने देखा है कि जब छोटे दलों को बड़े नेतृत्व को देने की बात आती है तो अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि नेतृत्व तो बड़ा दल ही करेगा विपक्ष में। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बाढ़ में बड़े भोज का आयोजन किया है। ललन सिंह इस भोज में खुद तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस भोज में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अमूमन हम लोग किसी चुनावी रैली में या फिर चुनाव के समय हम ऐसी तस्वीर देखते हैं, लेकिन चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन मुंगेर लोकसभा में इस वक्त हम बाढ़ में मौजूद हैं और माननीय सांसद लोकसभा मुंगेर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू राजीव रंजन सिंह ललन बाबू द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भोजन करने। और अमूमन ऐसी तस्वीर हम लोगों ने कम देखी है। जो मेन खाना है चावल और मटन, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चावल और मटन। क्या कैसा लग रहा है भोज का? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदमय है। कितना लोग पहुंचा यहाँ पे? करीब 20-25 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता। तो खाना का दौर कितने बजे शुरू हो चुका है? करीब 10:30 बजे से ही शुरू हो गया है। 10:30 बजे से। तो ये मीट कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है, जनता पूरा बढ़िया समझ से खा रहा है। सब खा रहा है लोग। नहीं तो देखिए जो खाना चलाने वाले हैं वो भी काफी उत्साहित है और बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोज में क्या कुछ खासियत है। और सुने कि आप लोग खुद ही से आप कार्यकर्ताओं को खाना भी खिला रहे हैं। सबको परसते हैं, एक एक कार्यकर्ता को घूम घूम के देखते हैं, किसी को कोई कमी नहीं हो, भरपेट भोजन करे। लेकिन आपके इस भोज पे कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आप कभी नहीं दिखते हैं। कई लोग जब हमारे तो कुछ लोगों ने बताया भी। कौन सवाल उठाता है? जो सवाल उठाता है उसको कुछ पता है? कल हम देखे हैं कोई वीडियो, कोई पद पा लेता है और पद का क्या गरिमा है उसको भी उसको पता नहीं। उनके अपना क्लिनिकवा में जो रोड है वो कौन बनवाया? हमसे जरा पूछिए ना, हिसाब लीजिएगा। तो मतलब विरोधी आपके इस भोज से भी परेशान है? परेशान रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना काम आदमी को करना चाहिए। जो नेता है वो भी सर, हमने बैनर में देखा सर कि महागठबंधन के कार्यकर्ता। जी, महागठबंधन की है ना जी। तो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को वोट, तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम सभी पार्टी, 7 दलों के सभी पार्टी। और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं ना, वो पिछला भोज में गमछा बांध के खाए थे, अपना मुंह छिपा के। पूछिएगा कि भोज खाए थे कि नहीं खाए थे। बिल्कुल। तो देखिए ललन सिंह ने अपने अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा और इस वक्त खुद से तस्वीर देख रहे हैं और हर लोग से पूछ भी रहे हैं और अपने भाषा में जो भरपेट। मुंगेर लोकसभा सीट के बाढ़ में जहां कार्यकर्ताओं को न सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है बल्कि जाके जायजा भी ले रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि कैसा बना है, क्या कुछ बना है उनके इस भोज में। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाढ़। गया में मेयर और नगर आयुक्त के बीच घमासान शुरू हो चुका है। पार्षदों ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्षदों ने कहा कि 2017 से 2022 तक के लिए किए गए कार्य और सामान खरीदी के नाम पर जमकर लूट और बंदरबाट की गई। उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। इधर मेयर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस